हमारे सामने एक क्वेश्चन है, अ सर्किट कंटेनिंग अ 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड अ 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज टू अ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ नेग्लिजिबल। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा आपके कंसेप्चुअल नॉलेज पर डिपेंड करता है इस चैप्टर के। ये सीरीज़ एलसी सर्किट है जो मैंने पढ़ाया नहीं, सीरीज एलसी सर्किट, ये एलसीआर सर्किट नहीं है। आर है यहाँ पे, देख लो अच्छे से। हाँ नहीं, वहाँ पर आर नाम का कुछ है ही नहीं, वहाँ पर सीरीज एलसी सर्किट है। सिर्फ देखो क्या है, इंडक्टेंस की वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू। मतलब तुम ऐसा कह सकते हैं कि सर्किट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हुआ होगा। इंडक्टर, कैपेसिटर और यहाँ पर एक सीरीज एसी सोर्स है, E इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट, मतलब ये ERMS की वैल्यू है 230 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू क्या बोला उसने, 0 है। कैपिटल आर इक्वल्स टू 0। तो ये सारी बातें कैलकुलेट करने के लिए कहा है उसने। कैसे करोगे कैलकुलेट, एलसी सर्किट है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, यहाँ पर जो सर्किट में रिएक्टेंस होगा या इम्पेडेंस बोलेंगे, जो भी बोलना है बोलिए, कुल मिला के कितना होगा। वैसे इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, है ना। अब इसने क्या बोला, इस सर्किट में क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। आर की वैल्यू क्या है, 0 बोला है। अब अगर उसने आर की वैल्यू 0 बोला, डोंट यू थिंक यहाँ आर 0 डाल के देख सकते हैं अपन। तो फिर इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यानी सिंपल जेड इज इक्वल्स टू हाउ मच, एक्सएल माइनस एक्ससी। ये समझ में आया आपको। तो ये अपना नया इम्पेडेंस है। अब अपने को सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो पहली चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि ऑब्टेन आरएमएस वैल्यू, ऑब्टेन करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यू, करंट की वैल्यू निकालना है। तो आईआरएमएस निकालने के लिए तुमको ईआरएमएस और जेड चाहिए। ईआरएमएस तो रेडीमेड तुमको दिया हुआ है 230 वोल्ट, जेड की ज़रूरत है तुमको, जेड निकालना चाहिए। अब जेड कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स बाय ओमेगा एल, एक्सएल निकालना पड़ेगा और एक्ससी निकालना पड़ेगा सेपरेटली, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल 2 पाई एफ इंटू एल, यानी 100 पाई व्हाट अबाउट एल 80 मिली हेनरी, यानी कि 80 इंटू 10⁻³ देखो ये -3 और ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8। ज़रा प्लीज़ मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8, .12। दिस विल बी 25.12 25.12 ओम। अमजद इसमें इंक डाला था ना, फीका क्यों चल रहे हैं, हाँ कम हो गई शायद से, लाइट चल रहा है एकदम, ठीक है। एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ωc, यानी 100 पाई इंटू सी। XC इज इक्वल्स टू 1/100 पाई 3.14। C कितना दिया, 60 माइक्रोफैरेड, 60 इंटू 10⁻⁻6। ओके ओके ओके, तो मतलब भैया ये 3 जीरो खा जाएगा, ये मतलब ये हो जाएगा, देखो 1/3.14 क्या होता है, 0.3182। देखो ये -6 है ना, ये 3 जीरो से मल्टीप्लाई होकर -3 रह जाएगा, तो वो ऊपर आ जाएगा 10⁻3, बचेगा यहाँ पर सिर्फ 6, यानी 318.2 डिवाइडेड बाय 6। ज़रा प्लीज़ डिवाइड करके देखिए कितना आता है, इट विल बी 53.3 या 03 ओम। तो 53.03 ओम ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, XC आ गया।
और अच्छा XC बड़ा है मतलब XL से, तो देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू XC माइनस XL करना पड़ेगा। 53.03 माइनस 45.12। आप चाहे तो मैं नीट में रहूँगा तो नीट में इसको मैं क्या है अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करूँगा 53 माइनस 25 करके, है ना। बट अभी चलो फिलहाल यार 27.91 ओम ये टोटल इम्पेडेंस हुआ, जिसको अप्रोक्सीमेशन में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 28 ओम लिख सकता हूँ, एंड आई वुड प्रेफर दैट। अब अपने को IRMS निकालना है। अब पहली चीज़ निकालना है आपको IRMS, इट विल बी ERMS अपॉन Z। क्या हो गया इसको, ERMS अपॉन Z, तो 230 अपॉन 28, इट विल बी 8.21 एम्पियर्स। ये हो गया IRMS। मगर साथ ही साथ तुमको उसकी पीक वैल्यू भी निकालना है, तो वो क्या रहेगा बेटा, IRMS इंटू √2, यानी कि 8.21 मल्टीप्लाई बाय 1.414, इट विल बी 11.6 एम्पियर्स। ये पहला आ गया। चलो अब अगला आगे के, चलो मैं चाहता हूं कि आप मुझे जवाब दे तीनों आंसर्स के। आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ, नॉट अ ब्रेक ऑफ, इंडक्टर, कैपेसिटर और पूरे सर्किट, तीनों सवाल के जवाब चाहिए मुझे। इंडक्टर, कैपेसिटर और पूरा एंटायर सर्किट का, है ना, यहाँ पर एवरेज पावर क्या रहेगा। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है, हाँ, ERMS इंटू RMS इंटू cos phi। ये है ना एवरेज पावर। किसी भी सर्किट का, रैंडम सर्किट का तुमको निकालना है तो तुमको ERMS को ERMS, IRMS, cos phi, ये तीनों का तुमको करना है कैलकुलेशन, है ना। तो देखो ERMS तो तुम्हारे पास है, IRMS भी तुम्हारे पास है, मगर तुम पहले cos phi निकालो, कोसाइन ऑफ फेस एंगल। फेस एंगल कैसे निकालेंगे, वो डायग्राम बनाओ। सीरीज है ना, सीरीज सर्किट है ना, तो सीरीज सर्किट में क्या कॉमन रहता है, करंट। तो एक्स एक्सिस पे आएगा करंट, है ना। मान लो कि ये आपका IRMS है, ये क्या है, करंट है, ओके। और मैं कहूँगा यहाँ पर मान के चलो, यहाँ XC बड़ा है ना XL से, तो भाई मैं बोलूँगा ठीक है। तो ये है इंड्यूस्ड EMF इन कैपेसिटेंस, और ये है इंड्यूस्ड EMF इन, सॉरी ऊपर, हाँ, EL, और नीचे आएगा EC। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है भैया। तुमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़े ना, तुमने प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़े ना, है ना। आपने क्या पढ़े, प्योर इंडक्टिव सर्किट में EMF लीड करता है, कितने से लीड करता है, π/2 रेडियंस से। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, क्या, करंट, है ना। और EMF लैग करता है कितने से, π/2। तो इंडक्टर में EL इधर आएगा, कैपेसिटर का EC इधर आएगा। सिर्फ दो ही EMF आ रहे हैं, दो ही पोटेंशियल ड्रॉप आ रहे हैं ना, EL और EC। अरे ये सेकंड वाला पॉइंट रह गया ना, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट को मैं आखिरी में आऊँगा, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, तो ये सेकंड वाले पॉइंट को लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो भाई ठीक है, तो बात ये हो रही कि देखो यहाँ पर EL इस तरफ आएगा, EC इस तरफ आएगा, तो भाई नेट EMF किधर आएगा फिर, EC माइनस EL इधर आएगा। नेट EMF EC माइनस EL इधर आएगा। अब जैसे ही तुमने देखे ये नेट EMF है, EC माइनस EL बोले तो नेट EMF है, मतलब क्या समझ में आ रहा है भैया, करंट लीड कर रहा है यहाँ पर कितने से, π/2 रेडियन से, फिक्स एंगल है, नेट EMF से लीड कर रहा है करंट। अरे भैया बात समझे कि नहीं समझे तुम, करंट किससे लीड कर रहा, अरे किससे लीड कर रहा, नेट EMF से, बाय हाउ मच, π/2 रेडियन। मतलब फाई की वैल्यू क्या है, नेट EMF की फाई की वैल्यू क्या है, π/2। अब तुम देख इधर, है ना, अगर मैं बात करूं सिर्फ इंडक्टर की, अगर मैं बात करूं सिर्फ इंडक्टर की, उसमें इंड्यूस EMF लीड करता बाय इंड्यूस करंट बाय π/2 रेडियन। एंगल, फेस एंगल कितना रहता, π/2। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ कैपेसिटर की, उसमें करंट लीड करता EMF से अगेन बाय π/2 रेडियन।
अगर मैं यहां बात करूं आपके एलसी सर्किट जो मुझे दिया हुआ है उस सर्किट की, तो यहां करंट लीड कर रहा नेट ईएमएफ से, कितने से, π/2 रेडियन से, और cos π/2 कितना होता है, 0। मतलब तुम इंडक्टर बोलो, कैपेसिटर बोलो, या आपका नेट ईएमएफ का बोलो, सब जगह वहां पर cos π/2 आने वाला है, और cos π/2 कितना होता है, 0। और यहां पर अगर cos π यानी पावर फैक्टर 0 हो गया, तो जाहिर बात है एवरेज पावर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बात समझी गए यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एवरेज पावर आएगा वो रहेगा 0, यहाँ जो एवरेज पावर आएगा वो रहेगा 0, यहाँ जो एवरेज पावर आएगा वो भी क्या रहेगा, 0, क्योंकि हर जगह आपका क्या रहेगा, ईएमएफ और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल तय है ना। इंडक्टर लीड करता ईएमएफ, कैपेसिटर में करंट लीड करता, और नेट जो सर्किट हमारे पास जो मौजूदा सर्किट है उसमें करंट लीड कर रहा है, और कितने से लीड कर रहा है, अगेन बाय π/2। तो बार बार पावर फैक्टर 0 होने के कारण, है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये आपका एवरेज पावर ये सब क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। हाँ, सेकंड फैक्टर अब जो है अपना रह गया था, आरएमएस वैल्यू हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, मतलब ईएल और ईसी की वैल्यू निकालना है तुमको। अरे कुछ नहीं है रे, ईएल और ईसी निकालना कुछ भी नहीं है। तो सेकंड जो आपसे पूछा, ईएल क्या आएगा, आरएमएस इंटू एक्सएल। आरएमएस कितना है रे भाई, अपना निकाला हुआ है ना यहाँ पे 8.21, एक्सएल कितना है 25.12। तो जरा करो कैलकुलेट कितना आ रहा देखो, (8.21 to 06.23). ठीक है, और EC क्या आएगा, IRMS इंटू XC, 8.21 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच रे भैया, 53.03। ये आएगा, दिस इज द आंसर। समझा? लिख लो। एट रेजोनेंस नहीं, उसमें ज़ीरो नहीं होता। हाँ, ईएल एंड ईसी कंबाइन, और वो भी एट रेजोनेंस। दो सिचुएशन, ईएल और ईसी, मतलब ईएल के से एंटर हो रहे, ईसी से बाहर निकल रहे, तो ये पॉइंट के बीच में, और एट रेजोनेंस ओनली, तब ज़ीरो माना जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, वैसा नहीं। Next, in a series circuit, capital R is equals to 300 ohm, comma, capital L equals to 0.9 Henry, comma, capital C is equals to 2.0 microfarad, omega is equals to 1000 radian per second, full stop. If the impedance of the circuit is
बी फास्ट. फर्स्ट ऑप्शन 1300 ohm. Second option 900 ohm. Third option 500 ohm. And the last one 400 ohm. देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करें. तो देखो भाई, यहाँ पर तुमसे पूछा गया इम्पेडेंस. इम्पेडेंस का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर. तो पहले एक्सएल निकालना पड़ेगा तुमको. तो सॉल्यूशन में जाइए आप, लिखिए एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल. तो ओमेगा इज हाउ मच 1000, एल इज हाउ मच 0.9, दैट विल बी हाउ मच 900 ओम. ये एक्सएल आ गया. और फिर उसके बाद एक्स सी दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी. तो 1 अपॉन ओमेगा इज हाउ मच 1000. व्हाट अबाउट सी? इट्स 2 इंटू 10⁻⁻6. ओके, वो चले जाएगा ऊपर. तो -6 ऊपर जाके, या फिर 3 0 कट जाएंगे यहाँ पे, -6 1000 हो जाएगा ऊपर जाके अपॉन 2, यानी कि 500 ओम. ओके, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर कितना है भाई 300 का स्क्वायर प्लस 900 में से 500 गया कितना 400 का स्क्वायर. यस ऑफ कोर्स इट विल बी 500 ओम. सी ऑप्शन. ठीक है. एक और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है सामने. इन LCR सर्किट द कैपेसिटेंस is changed from capital C to 4C, full stop, for the same resonant frequency, for the same resonant frequency, full stop, not full stop, comma, the inductance should be changed, the inductance should be changed from capital L to, first option is twice L, second option is L by 2, third option is L by, oh bhai, L by 4, and the last option is 4L. तो देखो एक सीरीज LCR सर्किट में है आप, और उसमें है कि कैपेसिटेंस पहले C हुआ करता था, बदल के अब वहाँ पर आपने 4C वैल्यू का कैपेसिटर लगा दिया. आपको सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो अब नया वाला L की वैल्यू क्या होना चाहिए? यस बेटा, L by 4, यस आई थिंक सो. लेट्स सी दैट, चेक करते हैं क्योंकि आंसर्स देखो भैया, एफ आर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एल सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ये एल सी इज इक्वल्स टू क्या है? कॉन्स्टेंट है, यानी एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी. एल सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ L1 C1 इज इक्वल्स टू L2 C2. तो अगर ऐसी बात है L1 C1 इज इक्वल्स टू L2 C2, पहला इनिशियल L1 कितना था? L था. C1 कितना था? C था.
L2 मुझे निकालना है और C2 कितना हो चुका था 4C है ना, 4C हो चुका था। तो देयरफॉर मैं बोलूँगा यहाँ पर L2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L/4, यानी कि C ऑप्शन। भाई सिंपल सी बात है ना, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो बाकी की सारी चीज़ें भी कांस्टेंट है, तो LC की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी। Next question. In LCR series circuit, an LCR series circuit is connected to an EMF E equals to 200 sin 100 pi t, full stop. The value of the capacitance and resistance in the circuit are 2 microfarad and 100 ohm respectively. Full stop. The amplitude of the current in the circuit will be maximum when the inductance is, first option 100 Henry, second option 50 upon pi square Henry, third option 100 pi Henry, and the last option 100 pi square Henry. चलिए देखिए क्वेश्चन को अच्छे से। अनस इधर ध्यान दे जरा। एक LCR सर्किट है जिसमें आपको E इक्वल्स टू 200 साइन 100 पाई टी करके दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले भी बता सकता हूं मैं कि ये जो वैल्यू है वो E0 की है और ये जो वैल्यू है वो काय की है, ओमेगा की है। फिर उसने बोला द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, एंड रेजिस्टेंस है वो, एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर 2 माइक्रोफैरेड एंड 100 ओम। तो C की जो वैल्यू है वो है 2 माइक्रोफैरेड, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁶ फैरेड, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 100 ओम। और इसने पूछा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, मतलब रेजोनेंस होगा कंडीशन कब,
व्हेन द इंडक्टेंस विल बी, मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा है। हाँ 50 क्या क्या कौन सा ऑप्शन? सेकंड आपका है, सेकंड ऑप्शन। चलिए देखो सिंपल सी बात है, कब मैक्सिमम होता है? एट रेजोनेंस। आप एक बात जानते हैं, एट रेजोनेंस XL इज इक्वल्स टू XC, है ना, यानी कि ओमेगा L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, यानी L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू C। Therefore कैपिटल L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10⁴ पाई स्क्वायर, और C कितना भैया? 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, है ना, ये हो जाएगा, ये 10⁻⁻2 हो जाएगा, वो जाएगा ऊपर, वो हो जाएगा 100 अपॉन 2 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 अपॉन पाई स्क्वायर। यस करेक्ट, देन 50 अपॉन पाई स्क्वायर हेनरी, 50 अपॉन पाई स्क्वायर हेनरी। Next, in the circuit shown in figure, the AC source gives a voltage V equals to 20 cos 2000 T. First stop. Neglecting source resistance, comma, the voltmeter and ammeter reading will be, the voltmeter and ammeter reading will be, first option 0 volt comma 0.47 ampere, second option 1.68 volt 0.47 ampere, third option 0 volt comma 1.4 ampere, and the last option 5.6 volt comma 1.4 ampere। और आपको डायग्राम दिया गया उसके लिए, सिक्स ओम, एमीटर, यहाँ कनेक्टेड है इंडक्टर, फिर यहाँ कनेक्टेड है रेजिस्टर, और यहाँ कनेक्टेड है कैपेसिटर। 5 मिली हेनरी, 4 ओम,
50 माइक्रो फैरेड। और यहाँ है वोल्ट मीटर। इसने कहा निगलेक्टिंग द सोर्स रेजिस्टेंस, आई थिंक ये है सोर्स रेजिस्टेंस, उसको निगलेक्ट करके कहाँ करना है आपको खेल। क्या रहा बी? देखो तुमको ओमेगा दिया हुआ है और तुम्हारे को E0 यानी पीक वैल्यू ऑफ द सोर्स दिया हुआ है, इससे IRMS नहीं ERMS निकल जाएगा। तुमको Z निकालना पड़ेगा सबसे पहले, बिना Z के काम नहीं होने वाला। चलो देखते हैं। ओके लेट्स सी, हमारे पास जो V दिया हुआ है, V इज इक्वल्स टू 20 cos ऑफ 1000 t 2000 सॉरी। तो यहाँ से समझ में आता है कि V0 कितना है, 20 है। अगर V0 20 है तो VRMS क्या होगा भैया, V0 अपॉन √2 यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 0.7071 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7.071 14.14 है ना, 14.14 एम्पियर्स, सॉरी वोल्ट। ये है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स। एक बार चेक कर रहे फिर से, 14.14 है कि 1.414 है? 14 ही चाह रहा ना, कोई मिली फिली कुछ कहीं ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लग रहा कि सोर्स रेजिस्टेंस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोर्स रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाए, देखो अगर इसको इग्नोर करूं मैं तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आएगा, टोटल इसके अक्रॉस है ना। यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से निकल रहा ना, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा, 14.14 वोल्ट। तो तुमको नहीं लगता कि अगर अपन इसको इग्नोर कर रहे 6 ओम को, तो फिर तो भैया वही चाह रहा हो 14 एक बार चेक कर लो फिर से V0 वैल्यू, मैं एक बार चेक कर लेता भैया मैंने सही लिखा कि नहीं, कोई यूनिट तो नहीं, 6 ओम है, हाँ कोई यूनिट नहीं है, 0.47 1.6 0.68 4.47 0 1.4 5.6 1.4 एम्पियर। चलो ठीक है, तो ये हुआ 14.14 वोल्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये V है आपका, तो V0 है V0 अपॉन √2 यानी 0.7071 यानी 7.071 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 14.14 वोल्ट, दैट्स करेक्ट VRMS। तो ये तो हो गया VRMS यानी कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अपने को IRMS निकालना पड़ेगा पहले, तो IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z प्लस स्मॉल r। ये रेजिस्टेंस भी लेना ही पड़ेगा आपको। अब Z कितना आ रहा है यार, ये तो बहुत बड़ी झंझट है यार। Z इक्वल्स टू R, एक्सेल और एक्सी सेम आ रहे क्या? तो Z इज इक्वल्स टू कैपिटल R आ रहा अगर, तो कैपिटल R कितना है 4 है और स्मॉल r कितना है 6 है। VRMS कितना है अपना 14.14 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 यानी कि 14.14 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1.414 एम्पियर्स। तो 1.414 एम्पियर, ये कितनी जगह, 2 जगह है, 1.414 एम्पियर्स 2 जगह है। तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया उसने, सॉरी करंट कितना बताया 1.414, और तुमने क्या कहा कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब मैं बोलूँगा ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। तो वोल्ट मीटर सिर्फ इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देखेगा, इंडक्टर के अक्रॉस का।
तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग रहेगी IRMS इंटू रेजिस्टर के अक्रॉस का देखेगा इंटू R। IRMS कितना है अपना 1.414 और ये कितना है 4। ज़रा देखो कितना आ रहा, 5 मतलब लास्ट ऑप्शन। अब देखो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ का वहाँ का कहाँ का, है ना। अरे भाई देखो सिंपल सी बात है, ये आपका सोर्स है, ये क्या करता है, चार्जेस को एनर्जी देता है ना। चार्जेस यहाँ से निकलते हैं, पूरा सफ़र तय करके आते हैं वापस, है ना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनकी एनर्जी खा जाते हैं, बची कुची एनर्जी के साथ ये वापस आता है। वो बोलता है भैया मेरे पास एनर्जी ख़त्म हो गई। आप बोलते हैं कितनी एनर्जी कोई ख़त्म हुई, अमका ढमका फलाना इतनी एनर्जी ख़त्म हो गई। वो उसको एनर्जी देगा, जा वापस जा, फिर ये वापस दौड़ के आता है, वापस इधर आता है ना। तो वो जो बार बार उसको जो एनर्जी देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सोर्स। तो ये अपन ने जो निकाले ना, ये EMF ऑफ द सोर्स है कि ये जो सोर्स है ना बार उसको इतनी एनर्जी देगा 14.14 वोल्ट की। अब इसमें रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिली, एक लाइन सीरीज़ ये भी मिली और ये भी मिली। अपना जो ये एनर्जी के अंदर जो खर्चा निकल के आया तुम्हारे सामने 14.14 वोल्ट का एनर्जी का खर्चा जो निकल के आया, वो खर्चा इनका भी है प्लस इनका भी है, इनका भी है प्लस इनका भी है। ये वाला जो रेजिस्टर इसने भी खाया होगा ना एनर्जी। अरे ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया और ये भी आया ना रास्ते में, तो उसने भी एनर्जी खाया होगा ना। तो ये जो टोटल खर्चा एनर्जी में हुआ है ना, ये जो लाइन से तुमको घर नज़र आ रही है या जो भी लाइन से तुमको नज़र आ रहा है, ये प्लस ये उनका मिलाकर है ना। मगर वोल्ट मीटर सिर्फ क्या कहाँ कनेक्टेड है, इन तीनों के आगे। तो वोल्ट मीटर क्या चेक करेगा, देख भाई यहाँ से चार्ज जब एंटर हुआ और यहाँ से जब बाहर निकला तो उसमें एनर्जी में कितना खर्चा हुआ होगा वो पता लगा, है ना। तो अभी जो अपन ने पहले निकाल के लगा के देखे, अब उसने क्या बोला था, निगलेक्टिंग द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस, है ना। गधे ने बोला क्यों पता नहीं समझ में आ पे। तो भाई सोर्स रेजिस्टेंस अगर निगलेक्ट करूँ, अगर मैं ये मान लो मैं निगलेक्ट करता हूँ, तो मैं ये जो निकाल रहा हूँ VRMS, ये जो VRMS वैल्यू आई है वो निगलेक्टिंग द सोर्स रेजिस्टेंस नहीं है, ये इंक्लूडिंग द सोर्स रेजिस्टेंस है ना। मगर अपने को ये, हाँ आप समझा, सोर्स रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके अपने को सिर्फ इतने पोर्शन का निकालना है रीडिंग। तो इतने पोर्शन का रीडिंग कैसे निकालेंगे अपन, तो भाई देखो आप सिंपली क्या करते हैं कि देखते हैं भाई, सबसे पहले तो IRMS निकालना ज़रूरी है। IRMS कैसे निकालेंगे, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ का निकालना पड़ेगा Z इज इक्वल्स टू √ R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट आप लोग ने कैलकुलेट करके बताया कि XL और XC सेम आ रहा, तो XL और XC सेम आ रहा, तो ये कैंसिल हो जा रहा, बच रहा क्या सिर्फ R, और R की जो वैल्यू आ रही है वो Z इक्वल्स टू R बोले तो कितना है आपका 4 ओम है, तो Z इज इक्वल्स टू R यानी कि 4 ओम है, और ये 6 वैल्यू है ना। भाई पता ये चला कि भाई टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और टोटल सर्किट का अपना VRMS कितना है 14.14। तो ये अपन ने अप्लाई किया, पता चला 1.414 एम्पियर। ये पूरे सर्किट का क्या हुआ, करंट हो गया। अब पूरे सर्किट का करंट हो गया, अपने को यहाँ से और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना है। फिर यहाँ से एंटर करे, यहाँ से बाहर निकले, तो पोटेंशियल में फ़र्क कितने का आया। देख रहे भाई सिंपल सी बात है, देखो इंडक्टर और कैपेसिटर का तो कोई फ़र्क नहीं है, अपने को फ़र्क सिर्फ कहाँ मिल रहा है, रेजिस्टर। तो भाई ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर की तो इंपेडेंस एक दूसरे को, रिएक्टेंस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ फ़र्क में कौन है, रेजिस्टेंस। आप बोल रहे होंगे सर ये आगे पीछे कनेक्टेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो भाई आप बोलेंगे यहाँ सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्किट का रेजिस्टेंस, चीज़ का रेजिस्टेंस है वो R का, तो चलो R का ही रेजिस्टेंस है ना, तो R की वैल्यू डाल दो, करो कैलकुलेट, तो आ गया आपका 5.6 वोल्ट, यानी कि लास्ट ऑप्शन। ठीक, लिख लो। क्या बोल रहा, हाँ नहीं, एमीटर वहाँ कनेक्ट ही नहीं कर सकते वोल्ट मीटर की पोजीशन पे, नहीं, एमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज़ में रहता, वोल्ट मीटर पैरेलल में है ना। अरे भाई देखो ना, ये मैं तोड़ दूंगा, सर्किट को फ़र्क पड़ रहा क्या, हाँ नहीं, तो वोल्ट मीटर तो हमेशा पैरेलल में रहता सर्किट के, है ना। मगर एमीटर हमेशा सर्किट के सीरीज़ में ही लगाया जाता है, वहाँ लगा ही नहीं सकते अपन, है ना। अब जैसे मान लो टेम्परेचर नापना है आपको, बुखार हो गया किसी को, थर्मामीटर है कि नहीं, तो थर्मामीटर में यहाँ लगा के चेक कर सकता क्या, नहीं, है ना। ज़बान में या फिर यहाँ लगाते अपन जनरली, है ना, तो वो उसकी पोजीशन है यहाँ लगाने की, तो उसको कहीं और नहीं लगा सकते।
सॉरी, हाँ समझा नहीं, वोल्टेज का रेजिस्टेंस हाँ रहता, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है। नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा हो, एक मिनट देखते हैं, अपन लास्ट में डिस्कस करते हो जो तुम बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the adjoining AC circuit, the voltmeter whose reading will be 0 at resonance is, first option is V1, second option is V2, third option is V3 and the last option is V4। और सर्किट कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, एक और ऑप्शन जोड़ रहा हूं मैं V5। सर्किट कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, पहले पूरा बनान दो फिर आपने कॉपी करना। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। नाला को ज़रा ध्यान दो, इधर आता कुछ नहीं फिर तुम लोगों को। V1, V2, V3, V4। कौन सा वोल्टमीटर है जो आपको ज़ीरो रीडिंग बताएगा? ऑफ कोर्स V4 है ना। आपको मालूम है इंडक्टर के इस साइड और कैपेसिटर के इस साइड पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? ज़ीरो होता है। क्योंकि अगर मान लो कि इसने आपको 10 + 10 वोल्ट दिया है पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक -10 वोल्ट, तो यहाँ से जब एंटर करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? ज़ीरो। एंड दैट्स वाई आपको देखो ये पॉइंट्स पे कौन से कनेक्टेड है? V4 कनेक्टेड है। ओके, अच्छा कौन से दो वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आएगी? कौन से दो वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आएगी? उसके अलावा दो पेयर है यहाँ पर जिनकी वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आएंगी, V5 एंड V3 है ना। अरे भैया देखो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो V3 और V5 का कैसा आएगा? सेम ही आएगा ना रीडिंग। V1 और V2 का भी सेम आएगा। हाँ, इतना है कि अपोजिट डायरेक्शंस में आएगा। ये +10 बोलेगा तो -10, तो एक बार का अपन इसको नहीं निगलेक्ट कर सकते क्योंकि प्लस माइनस का फर्क आ रहा, डायरेक्शन का फर्क आ रहा, मगर ये तो एग्जैक्टली सेम आएंगे, V3 और V5 है कि। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? V4। नेक्स्ट क्वेश्चन। In the circuit given below, what will be the reading
ऑफ वोल्ट मीटर। फर्स्ट ऑप्शन 300 वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन 900 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन 200 वोल्ट एंड द लास्ट ऑप्शन 400 वोल्ट। बातें मत करो रे। बोलो भाई, इस दिए गए सर्किट के अंदर क्या रहेगा? अब देखो ना, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस, सॉरी हाँ, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसा मिल रहा? सेम। मतलब एक्सएल और एक्सी कैसा है? सेम है। मतलब सर्किट कहाँ पर है? रेजोनेंस पे है। अब अगर सर्किट रेजोनेंस पे है तो सर्किट विल बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यहाँ रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो नेट ईएमएफ के पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस के बराबर का, नेट ईएमएफ के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी 200 वोल्ट। तो आंसर रहेगा 200 वोल्ट, है ना? समझा ना? क्योंकि ये +100 है तो ये -100 है असल में। अगर ये +100 है तो ये -100 है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं। तो ये टोटल वैल्यू असल में कितनी है? 0। तो बचा कौन? रेजिस्टर। पूरा का पूरा कौन खाने वाला है? रेजिस्टर ही खाने वाला है। कितना सप्लाई हो रहा? 200। और पूरा कौन खा जा रहा? रेजिस्टर। दैट्स वाई 200 वोल्ट। क्या बेटा? हाँ, वो कह सकते। चलो लिख लो। एक जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा एसेंशियल है स्टेट बोर्ड के लिए, नीट के लिए ठीक है, ठीक। मतलब एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, उसके बारे में नेग्लेक्ट किया गया, बट फिर भी स्टेट बोर्ड के लिए ख़ास तौर से ध्यान दीजिए। नीट वाले भी देख लीजिए, मुझे नहीं लगता उस पर कोई क्वेश्चन नीट में आएगा, बट फिर भी देखो, मैं बोलूँगा नीट वाले जो है वो है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, देखो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट ना बहुत टाइप के होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है। बट ऑप्शन तुम्हारे को जो सिलेबस में पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है वो ये है। L is C। देखो ये तुम्हारा रहेगा नेट ईएमएफ E, यहां से करंट I आएगा, दो हिस्सों में बटेगा, एक आएगा IL में और एक जाएगा IC में। और तुमसे कहा जाएगा कि भैया पता लगाओ यहां पर इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, है ना? फिर वो सारी चीज़ें जो आपने सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए सॉल्व किए थे, वैसे ही पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए वो वैल्यूज़ क्या आएगी वो आपसे पूछा जाएगा। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन होता है? वोल्टेज। और क्या अलग अलग होता है? करंट। मान के चलो यहां जो तुमने एसी सोर्स लगाया है उसका ईएमएफ जो है E0 sin ओमेगा t करके है। ओके, कौन से दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? इंडक्टर और कैपेसिटर।
जो चीज़ कॉमन होती है उसको आप लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर मान ला ऐसा है कि दोनों में ईएमएफ कॉमन है, तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे लूँगा ई, या फिर जिसको आप क्या बोलेंगे सिर्फ ERMS। अच्छा ठीक है, इंडक्टर में कौन लीड करके चलता है? EMF, और कैपेसिटर में कौन लीड करके चलता है? करंट। तो क्योंकि इंडक्टर में EMF लीड करके चलता है, करंट पीछे चलता है, तो इंडक्टर का जो करंट रहेगा वो इधर आएगा, इंडक्टर का जो करंट रहेगा वो इधर आएगा, और कैपेसिटर का जो करंट रहेगा वो आपका XL इज ग्रेटर देन, तो ठीक है, कैपेसिटर का जो करंट रहेगा वो इधर आएगा, कैपेसिटर का करंट जो रहेगा वो इधर आएगा। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया इंडक्टर का करंट इधर आ रहा है और कैपेसिटर का करंट इधर आ रहा है। मान लो XL इज ग्रेटर देन XC। मैंने ये जो सिचुएशन लिया है वो XL ग्रेटर देन XC का सिचुएशन लिया, आप उल्टा भी ले सकते, कोई मसला नहीं है उसके लिए। अब अगर XL बड़ा है यानी कि यहाँ की रुकावट ज़्यादा है, तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या रहेगा? कम रहेगा। यहाँ की रुकावट थोड़ी सी कम है, तो इसका मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा है ना, IC इधर आ गया, IL इधर आ गया। अब आप बोले सर IC इधर क्यों आया? कि बेटा ये क्या है, ये करंट कहाँ से फ्लो हो रहा? कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर का करंट कैसा होता है? हमेशा लीड करता है, कितने से? π/2 से। तो देखो ना, ये इस पर है, ये लीड करके चल रहा है π/2। और EMF के अंदर क्या होता है, सॉरी इंडक्टर में कौन लीड करके चलता है? EMF। करंट क्या है? पीछे चलता है, इसी करंट से ही है यहाँ पर। ठीक है चलो मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट निकलेगा IC माइनस IL, इधर आएगा। अब देखो यहाँ पर पता क्या चल रहा, ये है IC माइनस IL और ये क्या है? E। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा कि करंट लीड्स द EMF कितने से? बाय π/2 रेडियन। तो देखो भैया यहाँ पर एक चीज़ फिक्स है, एक चीज़ क्या है? फिक्स है कि भैया यहाँ पर ये चीज़ फिक्स है कि इनका फेस एंगल π/2 रहेगा। ये चीज़ फिक्स है कि फेस एंगल क्या रहेगा? π/2, मतलब जो भी लीड करेगा वो कितने से लीड करेगा? π/2 से। अब आप अगर ये सोच के चल रहे होंगे सर यहाँ पर ये भी बात फिक्स होगी कि करंट लीड करेगा, नहीं, ये बात फिक्स नहीं है। मैंने क्या बोला यहाँ पे? XL ग्रेटर देन XC। तो अगर XL बड़ा रहा, यहाँ के रुकावट ज़्यादा है, तो यहाँ करंट कैसा रहेगा? कम रहेगा, और यहाँ करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर उसका उल्टा हुआ तो, है ना, तो IC अब क्या रहेगा? कम रहेगा, और IL बड़ा रहेगा। तो फिर उसके बाद ये नीचे इधर आएगा रिजल्टेंट, और उस वक्त कौन लीड कर रहा होगा? EMF। और कितने से? π/2 रेडियन से। बाय π/2 रेडियन। ठीक है, तो यहां कौन लीड करेगा वो फिक्स नहीं है, आइदर EMF और करंट कैन लीड। तो यहां पर EMF भी लीड कर सकता है और यहां पर करंट भी लीड कर सकता है, एंड बाय हाउ मेनी एंगल? बाय π/2 रेडियन। ठीक है चलो, अब ऐसा है कि चलो ठीक है, मान लिया ये हमारा इस तरह से आ गया, दैट इज IRMS जो हमको नज़र आ रहा है, नेट करंट जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है IC माइनस IL। मैंने ये देखा मेरा जो नेट करंट है वो क्या है बेटा? IC माइनस IL है। अच्छा ठीक है चलो मान लिया। अब ध्यान दो बेटा, इधर IC को क्या लिख सकता हूँ मैं? I इक्वल्स टू V/R ना, तो EC अपॉन XC। IL को क्या लिख सकता हूँ मैं? EL अपॉन XL। IRMS को क्या लिख सकता हूँ मैं? ERMS अपॉन Z, यानी पूरे सर्किट का इम्पेडेंस। मगर बात ऐसी है, बट किंतु परंतु EL इज इक्वल्स टू EC इज इक्वल्स टू ERMS। भैया मामला तो ऐसा है, EL, EC और ERMS तीनों के तीनों कैसे बेटा? सेम है। अगर ऐसी बात है तो ये तीनों सेम है, अगर तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? देयरफॉर 1/Z इज इक्वल्स टू 1/XC माइनस 1/XL, दैट इज 1/Z इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन XC इंटू XL। देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? XC इंटू XL
अपॉन एक्स एल माइनस एक्स सी, ठीक है, ये हमारा एक्स एल माइनस एक्स सी का पार्ट आ गया। अब सिचुएशन यहाँ पर क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस वाली कंडीशन क्रिएट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रेजोनेंस वाली कंडीशन क्रिएट करता हूँ तो क्या होगा, एट रेजोनेंस यानी एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्स सी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट। जेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सर्किट में इंपेडेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास IRMS करंट कितना हो जाएगा बेटा, 0। मतलब टोटल करंट जो फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है वो कितना हो जाएगा, 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर अगर मैंने यहाँ पे IRMS वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा फिर, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो कहाँ हो रही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हो रही है। तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको क्या देखने को मिलेगा, करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया, ऑलमोस्ट 0 हो गया, और फिर उसके बाद आपको सिग्नल ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये उल्टा आता है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में आता है। वो क्या था बेटा, सीरीज रेजोनेंट सर्किट का था, और ये क्या है बेटा अपना पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का है, ठीक है। चलो लिख लो, ये फिर लिखो फटाफट।